इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एरिनास ऑफ कोल्ड वॉर के बारे में। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, जिससे ये चैप्टर शुरू हुआ और जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, उसमें हम लोगों ने देखा कि कैसे कोल्ड वॉर के चक्कर में दोनों अलायंस जो थे, यूएस और यूएसएसआर, आपस में लड़ने के लिए रेडी रहते थे। अब क्या हुआ, कोल्ड वॉर के कारण बहुत सारी शूटिंग वॉर्स भी होती थी। लेकिन एक चीज हम यहाँ पे नोट करेंगे कि शूटिंग वॉर्स तो होती थी, लेकिन कभी भी ऐसा कोई क्राइसिस या वॉर नहीं हुआ जिससे और ज्यादा वॉर बढ़े और दूसरी वर्ल्ड वॉर के तरफ वो सिचुएशन हो जाए। जो दोनों सुपर पावर्स थी वो बहुत सारे बार डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन में आई एक दूसरे के डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में, जैसे कि कोरिया में 1950 टू 53 में, बर्लिन में 1958 से 62 में, और कॉन्गो में आई अर्ली 1960s में। और इनके अलावा भी वो बहुत ज़्यादा सेवरल प्लेसेस में वो डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन में आते थे। डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन मतलब कि ये लोग इन कंट्रीज में जब वॉर चलती थी उसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाते थे अपना, और ये कंट्रीज जो है हमेशा दो पार्ट में डिवाइड रहती थी। जैसे कोरिया के केस में साउथ और नॉर्थ वाला था, तो जो यूएस था वो आपका साउथ को सपोर्ट करता था और यूएसएसआर जो था वो नॉर्थ को सपोर्ट करता था। इसी में अगर कोई कंट्री जीत जाती थी तो ये लोग उसको अपने पॉलिसीज फॉलो करने के लिए मजबूर करते थे और दिखाते थे कि ये ज़्यादा पावरफुल है। अब जैसे जैसे ये चीज़ें चलती रही, क्राइसिस भी बढ़ते रहे, क्योंकि ये दोनों ही पार्टीज जो थी विलिंग नहीं कर रही थी अब कि वो पीछे हटे। जब दोनों जीत रही है और पावर उनकी बढ़ रही है तो वो क्यों पीछे हटेंगी। अब एरिनास ऑफ कोल्ड वॉर के बारे में अगर देखो तो एरिनास क्या बोल रहा है यहाँ पे, एरिनास उन प्लेसेस या एरियाज को बोल रहा है जहाँ कोल्ड वॉर के समय पे कुछ क्राइसिस हुए या वॉर हो चुकी थी, या फिर उन लोगों वो वाले प्लेसेस जो थ्रेटन हुए वॉर होने के और अलायंस को थ्रेटन के कि हाँ इन चीज़ों के कारण यहाँ पे कभी वर्ल्ड वॉर थर्ड हो सकती है। लेकिन इन सारी चीज़ों ने कभी भी एक सर्टेन लिमिट क्रॉस नहीं की और हम लोग देख ही आ रहे हैं कि अभी तक कोई वर्ल्ड वॉर 3 नहीं हुई। अब ये प्लेसेस कौन कौन से थे? कोरिया, वियतनाम और अफगानिस्तान। इससे ज्यादा भी कुछ प्लेसेस में हुआ है, लेकिन इन 3 प्लेसेस में बहुत ज्यादा लाइफ का लॉस हुआ है और वॉर्स जो थी इनमें सबसे ज्यादा इंटेंस थी। कभी कोई न्यूक्लियर वेपन इसमें नहीं इन्वॉल्व हुआ, न्यूक्लियर वेपन को अवॉइड करा था, न्यूक्लियर वॉर को अवॉइड किया था, लेकिन ह्यूज मिलिट्री बिल्डअप्स बनाते थे ये लोग ताकि वॉर अवॉइड कर सके। और डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन भी यूज करते थे ताकि कभी भी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया दोनों के बीच में तो वो बैठ के सुलझाने की कोशिश करते थे इंस्टेड ऑफ इन्वॉल्विंग इन अ वॉर। कुछ केसेस में क्या होता था कि जो नॉन अलाइन कंट्रीज हैं, जो ना ईस्टर्न का पार्ट है ना वेस्टर्न का पार्ट है, वो एक रोल प्ले करती थी कोल्ड वॉर की टेंशन को रिड्यूस करने में। फॉर एग्जाम्पल जवाहरलाल नेहरू ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है दो कोरियाज जो है हमारी, जो आज के टाइम पे साउथ और नॉर्थ है, इन दोनों के बीच में शांति बनाने में। यूएन के जनरल सेक्रेटरी ने भी कॉन्गो क्राइसिस में एक बहुत बड़ा मैंडेटरी रोल प्ले किया था। जैसे इन सुपर पावर्स को कुछ वे मिल रहा था, एक तरीका मिल रहा था इन्वॉल्वमेंट दिखाने का दूसरा कंट्रीज में, इन लोगों की जो पावर थी वो भी बढ़ते जा रही थी और कोल्ड वॉर का जो असर था वो दूसरी डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में और कंट्रीज में बढ़ता जा रहा था। जो लॉजिक ऑफ रेस्ट्रेंट राइट टर्म जो है जिसको यूज करेंगे, वो इविडेंटली बढ़ रहा था, इंक्रीज हो रहा था। लेकिन इससे कोल्ड वॉर के क्यों हो रही थी कोल्ड वॉर? ताकि इन लोगों की जो राइवलरीज है वो कम हो सके, इन दोनों की दुश्मनी यूएस यूएसएसआर की। लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो बढ़ते ही जा रही थी, ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन में आ रहे थे। तो इन लोगों को हमेशा ये डाउट रहता था एक दूसरे पे कि कहीं ये लोग हम मेरे से ज्यादा वेपन क्रिएट करके और वॉर ना कर लें। इसी के कारण ये लोग अपनी आर्मीज को, वेपन्स को हमेशा रेडी रखते थे ताकि इन केस अगर कोई वॉर हो भी गई इन फ्यूचर तो ये लोग उसको जीत सके या अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके और उसको अवॉइड कर सके। सो ह्यूज स्टॉक्स जो थे वो नेसेसरी कंसीडर करे जाते थे अवॉइड करने के लिए वॉर, क्योंकि अगर आपको पता रहेगा कि दूसरे वाले सामने वाले एनिमी के पास भी इतने ही वेपन्स है जितने मेरे पास हैं, तो आप क्यों वॉर करोगे? क्योंकि आपको पता है अगर आप वॉर करोगे तो आप हार ही जाओगे, तो उस वॉर का फायदा ही क्या है? तो डिस्ट्रक्शंस को अवॉइड करने के लिए और अपनी इकोनॉमी को, लेकिन जब ये लोग ट्राई कर रहे हैं तब भी ऐसा हो सकता है कि कहीं
वॉर हो जाए इन स्पाइट ऑफ रेस्ट्रेंट, मतलब कोशिश रोकने की कोशिश करते हुए भी। जैसे कि अगर किसी ने कभी वेपन मिसकैलकुलेट कर लिया ये सोच के कि उसके पास कम है और फिर वॉर कर दी तो क्या होगा, या किसी की इंटेंशन को मिसअंडरस्टूड कर लिया, या कभी गलती से किसी से न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो गया, या गलती से कभी किसी सोल्जर से कोई बॉम्ब ड्रॉप हो गया, तो हो सकता है कि सामने वाला इसको ऐसे ले ले कि हाँ ये मेरे को प्रवोक कर रहा है और इसके कारण क्या पता वॉर हो जाए। तो इस सब को हटाने के लिए यूएस और यूएसएसआर ने कोलैब किया और काफ़ी ज़्यादा जो न्यूक्लियर और नॉन न्यूक्लियर वेपन्स थे उनको एलिमिनेट कर दिया या उनके यूज़ को लिमिटेड कर दिया। 1960s में बहुत सारी ट्रीटी साइन हुई इसी के लिए, जैसे कि लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, नॉन न्यूक्लियर न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी।